क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, चलिए। कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। आज जो आप सबने ये कार्यक्रम रखा, इसके आयोजकों को बहुत आभार। और इसका उद्देश्य जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस की तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। तो ये जो लगभग 1 घंटे की चर्चा होगी, उसमें कुछ बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला ये कि अभी जो 27 तारीख को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, उसके 2-3 दिन हुए हैं और भी एक ऊहापोह की भी स्थिति होती है कट ऑफ को लेकर के। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि ये सारे लोग के जब जांच किए जाएंगे उसके बाद से आयोग के जो आंसर्स होते हैं उनसे भी डिसाइड होगा। फिर भी मैं कुछ बातें मैं बता दूं, देन उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस पर जो परिचर्चा होगी, जिसमें जीएस में आप कैसे बेहतर तैयार कर सके और आपके अच्छे अंक आए। उदाहरण के लिए हम लोग 2007-8 से जो पढ़ा रहे हैं उसमें 11-12 से दिल्ली में बीपीएससी मेंस के कई बच्चों को पढ़ाते थे। फिर यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से जो पटना में काम चल रहा है, तो जैसे असलम दानिश जी थे, अभी बिहार शरीफ में बीएफएस में हैं। उनके 209 मार्क्स दोस्तों आए थे 60 से 62वीं में, और पूरे बिहार का हाईएस्ट था। ऐसे ही 198 सेकेंड पेपर मार्क्स था। तो ऐसे कुछ लोगों के अनुभव हम लोगों ने देखे, उन सब के आधार पर एक परिचर्चा करूंगा। राहुल जी नमस्कार, चंदन जी सब नमस्कार। तो हम बस थोड़ी सी बात कर ले जो कट ऑफ रिलेटेड बात है, तब तक और भी कई मित्र हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे। फिर हम मेंस के जीएस पोर्शन को कैसे आप सटीक तरीके से कर सके, और फिर अपने ऑप्शनल में भी मैं सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च बताया गया था, पर दोस्तों अप्रैल हमें पता चला है। और अब ये नहीं बताऊंगा एकदम सही है कि गलत है, जो मुझे जानते हैं समझते होंगे कि लगभग सारी बात हम लोग सही बताते हैं। एक बार बस गड़बड़ाया था, चूंकि डीएम ने जो आदेश दे दिया था वो चुनाव के टाइम में, तो उसमें थोड़ा सा डेट। हाँ बेटा कुछ क्लास ले रहे हैं। सॉरी दोस्तों, घर में। हाँ, तो इसको लेकर के तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग ये करें कि ताकि हमारे साथ ही जुड़ जाए। एक दिन हमने नहीं, मतलब हमने एक फोरम पे डाला था, पिछले 5 बार के जो कट ऑफ डाले गए थे वो आपका 65वीं का था, 64वीं का था, 63वीं का था, 60 से 62 का था और 56 से 59 तक का था। 5 बड़े कट ऑफ के आधार पर एक रेंज आया था। उसमें एक नई एंट्री है ईबीसी को लेकर के, सॉरी ईडब्ल्यूएस, माफी चाहूंगा। तो ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% जो आरक्षण वाली बात है, तो उसको लेकर के आपको मतलब हमने एक आंकड़ा दिया था जो हमें मतलब मिला, आपके पास भी नेट पर उपलब्ध है। तो जो मुझे लगता है दोस्तों, जब आपके पास आयोग के अंक पत्र आंसर शीट आ जाएगा, तो आप पाएंगे कि जो कटअप था या तो पिछली बार के लगभग बराबर रहेगा, या हो सकता है कि, हालांकि ऐसा कई बार लगता है फिर उलट जाता है मामला, क्योंकि अभी सारा एकदम बहुत हाई पे रहता है। हम लोग भी बहुत स्टूडेंट रहे हैं दिल्ली में लंबे समय तक। पूरा एग्जाम देने के बाद तो सेंटर से निकलने के बाद बच्चे 150 में 150 कहते हैं, और फाइनली वो घट करके फिर वही कट ऑफ में आ जाते हैं। वो है तरीका। फिर कुछ में ई का मामला बनेगा, कुछ लोग का ये बनेगा। तो हो सकता है कट ऑफ वही रहे, 1-8 नंबर का आगे पीछे, या बहुत ज्यादा बढ़ा तो 2-3 नंबर तक का अंतर आ सकता है। एग्जैक्टली मैं इस पर भी चर्चा के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आप सबको कुछ सलाह दूंगा कि आप इस स्कोर पे तैयारी करिए। जैसे देखिए, पीछे बार मैंने पाया कि कुछ लोगों को लगा कि मेरा नहीं हो रहा है, और उनको 2 या 3 नंबर कम लग रहा था, और जब आयोग का आया तो उसके उनका 2-3 बढ़ गया और उनका पीटी भी हो गया। अब कुछ हम नाम नहीं लेंगे, चूंकि कहीं वो लड़की सुन नहीं रही है, कोई लड़का, 1-2 ऐसे ही महाशय या मोहतरमा रहे हैं
जो रिजल्ट भी अपना नहीं देके बाद में पता चला कि उनका पीटी हुआ है। तो ऐसे प्लीज नहीं करिए। और उनका अगली बार फिर पीटी नहीं हुआ था 65वीं में। मुझे, अब मैं किस पे बोल रहा हूँ नहीं बताएंगे, वो उसको अब संस्थान का नाम नहीं लूंगा, उसमें कॉमन फोरम है, सबका स्वागत है। तो मैं सबको ये कहूंगा कि आप अगर आपका स्कोर पिछली बार के आसपास है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे, तो आप मेंस को जम करके पढ़ें। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है, अगर आप मेंस को पढ़ेंगे, आपका पीटी होता है तो आप निकाल ले जाएंगे। जनवरी तक रिजल्ट आएगा, आपको मार्च नहीं हो रहा है तो अप्रैल में तो जरूर लेगा, जो हमें बताया गया है, जो हमें पता चला है कि अप्रैल में। आपके पास 3 महीने बस समय है। 3 में बहुत कुछ पढ़ना है, जिसकी मैं चर्चा भी करूंगा अभी तरीके से कैसे। अब यहां पर जो आपका प्रीलिम्स वाली जो उथल पथल है वो सबको रहता है, और बहुत लोग, लेकिन आप ये, मैं कई उदाहरण से बता सकता हूं कि जो अच्छे टॉप रैंकर्स रहे, उनका पीटी नहीं हुआ था और फिर टॉप किए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद आ रहा है संजीव कुमार सज्जन जी, जो 5600, मुझे याद है कि उनका पहली बार पीटी नहीं हुआ था, पहली बार मेंस नहीं हुआ, फिर उसका पूरे उन्होंने एवरग्रीन हाईएस्ट स्कोर किया था। ऐसा कई बार आईएएस में भी मैं कुछ लोगों को जानता था जब दिल्ली में था कि उनका पीटी नहीं हुआ, फिर अगली बार अच्छे रैंकर्स हैं, टॉप 10 में आए। तो नो वन नोज कि कोई पीटी ऐसा कोई मानक नहीं है, और एक चरण है दोस्तों, इसको एकदम रिलैक्स एंजॉय करें। मैं सबको कहूंगा कि आपका पीटी जैसा भी गया, अगर आपका लास्ट कटअप के 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी है तो आप जम के तैयारी करें, क्योंकि आयोग के उत्तर से कई चीज बदलाव आ सकते हैं। कौन लोग सोशल मीडिया पर क्या स्कोर कह रहा है, वो बहुत सा झूठ भी रहता है, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। जो लोग होते हैं बोलेंगे और रिजल्ट में बस कुछ आता नहीं है। जैसे हमारी बात हुई है कुछ बच्चों से, वो लगातार पास करे, उनका स्कोर पिछले ही बार के आसपास है, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। कुछ लोग का सबका 115 120 चला जा रहा है, और कुछ जेन्युइन सबका वही 100 101 102 के आसपास में है। प्लीज अगर आपका स्कोर उसके बराबर है तो आप अपनी तैयारी जम करके करें। 1% 2% नहीं भी आपका होता है, 10% नहीं भी होता है, तो आपकी ये मेंस की तैयारी अगले बार का मेंस का तैयारी किए रहेगा। एक नंबर आपको ये भी फायदा दोस्तों करेगा कि आप जो आप पीटी अगला देंगे, जिसमें इस बार आप अगर 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, तो उसमें इस मेंस की पढ़ाई से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपका बहुत स्कोर हाई जाएगा। तो ये मैं सबको कहूंगा कि प्लीज प्रिपेयर फॉर मेंस, ये बहुत है। ऐसे पीटी का कुछ मतलब नहीं है, बहुत बार पास भी करने से फाइनली आपका नहीं हुआ तो बेकार का है। और सबसे एग्जाम दोस्तों मेंस है, चूंकि दोस्तों इंटरव्यू भी 120 नंबर का है, और इंटरव्यू और मेंस के नंबर को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनता है, और पीटी जस्ट क्वालिफाइंग है। किसी का बॉर्डर लाइन पे भी हुआ, वो कटअप पर सेम कटअप आ गया, वो भी उसको भी वही महत्व मिलेगा। ये नहीं कि हम 10 नंबर ग्रेस से पास किए हैं, से कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे बाद में कई जब अच्छा स्कोर बन रहा तो उसे कुछ मतलब फाइनली नहीं हुआ, बेसलेस बात है। तो ये हम नहीं मानते और कोई भी नहीं मानता है। तो पीटी को एक चरण में माने। अब आ जाए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टू द पॉइंट मेंस की परीक्षा को लेकर, खासकर बीपीएससी के लिए। और कृपया इसको गंभीरता से लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो इसे ट्रेंड के अनुसार से है, और उसको फॉलो भी करेंगे। हम लोग 3 बिंदु बात करेंगे दोस्तों। पहला यह कि किस प्रकार से आपको मेंटल लेवल पे तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए। दूसरा, किस प्रकार की आपकी अच्छी रूटीन होनी चाहिए। तीसरा, आपका कैसे आप सिलेबस, लास्ट ईयर्स के पेपर और उसके अनुसार से स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का चुनाव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब बातों पे। तो सबसे पहले मेंटल बात कर लें। किसी भी तैयारी में 3 बातों की बड़ी आवश्यकता है। एक यह कि आपका आत्मविश्वास कैसा है, दूसरा यह कि आपका रणनीति या तरीका कैसा है, तीसरा यह कि आप मेहनत कितना करते हैं। आत्मविश्वास इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रणनीति सफलता की ओर जा रहा है और उससे आप उसको मेहनत कर रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आत्मविश्वासी जरूर बनिए कि आपका हो रहा है। अगर ये चीज आप नहीं मानते हैं कि आपका हो रहा है तो आपका नहीं होगा। जैसे इस साइको के हम लोग शिकार रहे कई बार यूपीएससी के लेवल पर, कुछ कोई भी एक विषय में एक बार नंबर कम आया, 2 बार कम आया तो अब आएगा ही नहीं, और इसका असर हमेशा पड़ा, और यहां तक कि उसका असर स्टेट पीसीएस तक भी दोस्तों पड़ता रहा, और जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि आत्मविश्वासी बनिए कि हाँ मेरा होगा,
और एकदम होगा, हम जो लिखेंगे हमारी बात पसंद की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो सबसे पहले आत्मविश्वासी बने। दूसरा है कि आपका रणनीति पे मैं बात करूंगा। और तीसरा मेहनत है। मेहनत तो करना ही पड़ता है दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कई बार लोग कहेंगे कि किसी मान लो जैसे हम लोग प्रीलिम्स के अभी कोरोना के फेज में बहुत परेशान रहे, जिससे हम लोग का लेट से करंट और बिहार स्पेशल आया था, और कई लोगों ने शिकायत भी की देर से क्यों आया। उसके पीछे कारण था, सारे हम लोग नोट्स हम लोग स्टूडेंट्स को क्लास नोट्स में दोस्तों देते रहते हैं, और ये भी प्रूफ किया गया कि 36 पेज में भी कैसे काम कर सकते हैं। कुछ लोग 18-19 था, तो एक जो डेली करंट था उससे 32 सवाल था। मैं ओपन ऑनलाइन बोल रहा हूं, 32 क्वेश्चन थे जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट दोस्तों रहते हैं, और कोई भी चेक कर सकता है। बहुत मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, इट्स अ नॉट अ चैलेंज। ये नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट से अपना डिबेट करवाऊंगा या हमें कोई मतलब नहीं है किसी स्टूडेंट से डिबेट करना, या कोई वो डिसाइड कर, कोई मतलब ही नहीं है। वो सब से कुछ नहीं जाता है, या कोई फेसबुक पे कुछ लिखेगा, नथिंग। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मेहनत करिएगा तभी वो चीजें रास्ते में आएगी। तो अब इसमें कि जो कुछ सवाल दोस्तों दे रहे हैं उस पर मैं आऊंगा कि आंसर की कब तक आएगा। राहुल जी ने भी लिखा है सेकेंड वीक में चांसेस है जो बताया गया है, और उस पर मैं लास्ट में दोस्तों आपके सवालों का जवाब दूंगा। पर पहले अपनी बात कह लूं जो आपकी जरूरत की है, क्योंकि मैंने कहा भी कि आप जिस स्कोर पे हैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, अगर लास्ट के आसपास में है तो सबसे पहली जो बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए कि मेरा अच्छा होगा। आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मेहनत मैंने हमेशा कहता हूं कि मैक्सिमम 12 घंटे तक जा सकता है, 10 घंटा 12 घंटा। शुरुआत तो आप अगर 6 घंटा भी पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है। जॉब में है तो 4 घंटे से भी शुरुआत कर ले, 4 से 6 घंटा पढ़ ले, और एग्जाम के 1-2 महीना पहले से 8 घंटा से लेकर 12 घंटा की पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं हम लोग मेनली तीनों एग्जाम के नेचर में क्या अंतर है दोस्तों। प्रीलिम्स जो है काफी हद तक स्मरणधारित है। आपको 2 पार्ट में बांटकर पढ़ना है कि आप कौन सा चीज को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, और दूसरा आप क्या करना है कि आप किसको नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर फोकस्ड होकर के, जिसको आप कहते हैं कि स्मरण का है, तो पीटी में बहुत मैटर दोस्तों करता है। 1 मेंस जो है उसमें कुछ कंसेप्ट समझना, आंसर को आर्टिकुलेट करना और लिखने का अभ्यास। अगर मुझे एक शब्द बुलाया तो मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग राइटिंग, ये बहुत जरूरी है। और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक एक वर्ड बोला जाए तो प्रीलिम्स में मेमोराइज करने का, मेंस में राइटिंग करने का, और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस का दोस्तों बड़ा रोल है। मतलब फैक्टर्स और भी हैं पर इट्स अ मेन वन। अब आते हैं दोस्तों मेंस की बात करते हैं। मेंस को एक ओवरऑल समझा जाए, उसमें ऑप्शनल को हम शामिल करके बात करेंगे, और फिर मैं पर्टिकुलर ऑप्शनल पे भी कुछ सलाह दूंगा जो, और या दोस्तों आप सब जानते हैं जीएस देखें फिर ऑप्शनल देखें। बहुत लोग के आजकल ऑप्शनल वही रह रहे हैं जो जीएस के रिलेटेड सब्जेक्ट है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से है वो आपका होगा, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने जो 64th का इंटरव्यू में हमारे यहाँ सीएमए में लगभग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे भाई कि एकदम रोज दिन क्या बोलते हैं रजिस्टर पे नोट करते, ऐसा नहीं है, पर एक अंदाज बता सकते हैं कि 1300 से 1500 के बीच स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं ऑनलाइन मॉक या ऑफलाइन मॉक से, और उसके आंकड़े हम लोग के पास हैं। उसमें हम लोगों ने पाया कि जो सबसे मैक्सिमम लोग के सब्जेक्ट थे उसमें जीएस के सब्जेक्ट थे। जैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी मिली, हिस्ट्री का अच्छे खासे मिले, और एक एलएसडब्ल्यू का भी मिला। हालांकि एलएसडब्ल्यू का रिजल्ट 56 से 59 में, 60 से 62 में और 63 में गड़बड़ाया था, पर 64 में रिजल्ट हैं। 65 में क्या होता अभी नहीं कर सकते, तो मेंस एग्जाम ही हुआ है, क्या रिजल्ट आता है। तो एलएसडब्ल्यू का रिजल्ट 200 था, बट थोड़ा सा पहले वाला डाउन गया था लगातार 3 बार गड़बड़ाने से, और बाहर की जगह पे एलएसडब्ल्यू है नहीं। तो फिर भी बच्चे जो लिए उनके लिए बहुत स्वागत है, अच्छा विषय है। ये 3 दोस्तों हिटेड था। सेकेंड लॉट में मैंने पाया था उसमें करीब जो सेकेंड लॉट में था, जैसे सपोज कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू में 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ गया था। करीब 300 से 400 बच्चे होंगे, 300 का मतलब 290 भी हो सकता है यार, सब मिला के 1500 में करीब 10-100 लड़के तो यही 3 ही विषय से थे लगभग, और उसके अलावा 80-90 पॉलिटिकल साइंस से, करीब ऐसे ही 100 के आसपास पब्लिक एड में,
सब्जेक्ट स्टूडेंट थे, हिंदी लिटरेचर के बच्चे थे, जो मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ। 1500 बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। आउट ऑफ 3799 जो रिजल्ट आया था, 1500 से एक पूरा आंकड़ा मिल सकता है कि क्या मार्केट चल रहा है, क्योंकि हम लोग उसमें बच्चों से देखते हैं कि उनका क्या रहा है। तो उसमें हम कहेंगे कि अगर आपका जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट है तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और नहीं तो आपका अपना पर्सनल कोई ऑप्शनल हो जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा हो। आपके यहाँ से साइकोलॉजी 2 या 3 होगा मुश्किल से, फिलोसफी वैसे ही 10-15 होंगे। इन सब के संग हाँ, मैथिली का था 25-30, हिंदी का था 40-45 के आसपास। तो ये जो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा ऑप्शनल पे ही बोल दूं। ऑप्शनल पे वो आपका अपना विषय रहा है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, जो बीपीएससी में काम कर रहा है ऑप्शनल के लिए, आप जो लिमिटेड टाइम में 3 महीने पढ़ाई करनी है, इसमें आप ज्यादा ना सोचे। आप बड़ा कंक्रीट वे से सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र को लेकर के आए, सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस का एक आप टॉपिक नोट करिए और देखिए प्रश्न पत्र में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप पाइएगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ट्रेंड दिखाई पड़ता है। तो वैसे सवाल आपको, अगर आप सब जानते होंगे कि ऑप्शनल में टोटल आपको 206 लिखने होते हैं नॉर्मली। तो 6 जो लिखने हैं, 50 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ऑप्शन में ऐसा पाएंगे कि लगभग आपको 3 या 4 क्वेश्चन उसी टॉपिक से मिल जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप उन टॉपिक्स को लोकेट कर लें और उन 3-4 टॉपिक्स को लास्ट के प्रश्नों को आधार बनाते उसको तैयार कर लें। तैयार करने में एक बहुत सिंपल सा कहानी है कि जैसे आप सपोज दैट कि आप हिस्ट्री का ही रखते हैं, तो हिस्ट्री का आपने सिलेबस देखा, लास्ट टेस्ट का पेपर देखे, 1-2 बार क्वेश्चंस को जरा घुमाएगा फिराएगा भी, पर आपको 6 लिखना है। अगर 3 या 4 भी अच्छा से लिख दिए, 2 बना के लिख दिए, तो अच्छे नंबर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन टफ रहेगा तो स्कोर ज्यादा उठता है, ज्यादा मिलता है, नॉर्मली ऐसा पाया जाता है। तो आप सिलेबस देख लें, लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देखें उसी टॉपिक पर, और उसके अनुसार से जो स्टडी मटेरियल तैयार करना, इसमें आपको सलाह दूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या कोई और भी हो। आप क्या करिए कि आप सबसे पहले देखिए कि उस पर कोई रेलिवेंट एनसीईआरटी बुक्स है क्या, और उसकी लाइनों को भी अपने नोट्स में डालिए दोस्तों। ये बहुत काम कर रहा है जिन लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शनल में भी एनसीईआरटी जो 11th-10th वाली है उसका प्रयोग करें, उसके लाइंस का प्रयोग करें, आपको फायदा करेगा। सबसे पहले तो वो ध्यान दें आप। दूसरा ध्यान दें कि आप उस बीपीएससी का है तो उसका सॉल्व पेपर खरीद ले किसी का भी। मैं मानता हूं उसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा, बट आपको अगर स्टैंडर्ड कंपनी का है तो आपको एक ढांचा मिल जाएगा आंसर का कि कैसा लिखा हुआ है। सेम उसको फॉलो नहीं करना है, बट लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर से कुछ बातें निकाल करके, आप एनसीईआरटी से निकाल करके, और हर सब्जेक्ट कुछ स्टैंडर्ड दोस्तों बुक्स होते हैं। लाइक अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिंदी मीडियम में एंशिएंट इंडिया में झांसी माली है, मिडिवल में इम्तियाज अहमद सर की है, मॉडर्न में बिपिन चंद्रा की है। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इग्नू का नोट्स एंशिएंट मीडियम में देखा जा सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे यूपीएससी वाले बुक्स की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान देना है। और मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी 11th-12th 1, नंबर 2 स्टैंडर्ड बुक्स जो बहुत पॉपुलर है उसको, और सॉल्व पेपर, इन तीनों को मिला करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास कोचिंग आप सुविधा हो तो आप कहीं पर करें। सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि हम अपने लिए कहें हमारे यहाँ बहुत ऐसा नहीं है। हम इन बातों को मानकों को प्रयोग करते हैं जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली से यहाँ तक, तो इसको ध्यान देना चाहिए। मतलब आप सिलेबस को देखें, लास्ट ईयर के प्रश्न पत्रों को उस टॉपिक पर देखें, उसके पैटर्न को देखें, देन उसके बाद से एनसीईआरटी 2 या 3 स्टैंडर्ड बुक्स उस जो पूरा सिलेबस को कवर करे, और फिर सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, उसको सबको मिला करके बना लीजिए। और एक और ध्यान दीजिएगा, आईएएस का उस सब्जेक्ट का जो सॉल्व पेपर वो भी खरीद लीजिएगा। आईएएस और बीपीएससी दोनों मिला करके उसको आप डालिए, जो कई सारे क्वेश्चन वहीं से हूबहू उठा के ला रहा है, आइदर इन ऑप्शनल और इन जीएस। तो ये मैटर दोस्तों करेगा। तो ये ऑप्शनल की जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बोलूंगा कि जो आप करें। ऑप्शनल में एक और काम करें, सबसे पहले जो फिक्स पार्ट है उसको आप तैयार करें जनवरी महीना में, और फिर धीरे उसको राइटिंग प्रैक्टिस का प्रयास करें। मेंस इज ऑल अबाउट, मैंने शुरू में भी कहा, इट्स राइटिंग राइटिंग राइटिंग। तो आप तैयार करें। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, तो बहुत फायदा करता है दोस्तों। निश्चित रूप से कई क्वेश्चन बना के लिखना होता है, बस नोट्स रहेगा तो आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक बातें थी। कभी हम लोग अलग से ऑप्शनल बाई, कई बच्चों का कटअप पे चल रहा है, क्या होगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि जो लास्ट के जो आंसर्स थे उसको लास्ट ईयर के जो कटअप थे उसी को फॉलो अभी करिए, उससे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। एंड वेट फॉर द बीपीएससी आंसर की, जो कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आने की संभावना है, जो बताया गया है। और मैं लास्ट में प्रश्नों को लूंगा, अभी ध्यान से सुने, सब लोग के लिए काम करें। जैसे बच्चे ने पूछा कि हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए मैं कहूंगा कि जैसे एनसीईआरटी है तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब है हिंदी साहित्य का। फ्रेंड्स थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, वो आपका जो ये इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग फिर से स्टार्ट करें पार्ट 2 को। जो मैं बात कर रहा था ऑप्शनल की, तो मैंने उसमें ऑप्शनल में कहा कि आप ऑप्शनल में इसी आधार पे चले, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद से एनसीईआरटी बुक, लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर, उस पर 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स, इसके आधार पे बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। उस पर कभी हम लोग आगे से अच्छे से बात करेंगे। मैं थोड़ा शुरुआत करना चाहूँ दोस्तों, जीएस पे बात करना चाहूँ। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जीएस पर ही आपका जो मेरिट है वो डिसाइड दोस्तों होता है। चूंकि आपका अब जो पैटर्न है उसमें आपका 2/3 जो है फ्रेंड्स, वो आपका जनरल स्टडीज का ही पार्ट है, और 1/3 जो है वो आपका ऑप्शनल का पार्ट है। तो जीएस का बीपीएससी मेंस के लिए कैसे पढ़ाई किया जाए, ये इस पे हम लोग बात करें। हम बात करेंगे 65th के एग्जाम के पैटर्न से ही कि क्या पैटर्न था। अब पेपर 1 दोस्तों आप सब जानते हैं 300 नंबर का है। कुल आपको उसमें 8 प्रश्न लिखने हैं। पेपर 2 जो है वो आपको 300 नंबर का है और आपको 8 प्रश्न लिखने हैं। पेपर 1 में हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, डीआई या स्टैट्स है। पेपर 2 में आपका पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी है, और आपका साइंस टेक है। तो इसमें दोस्तों कैसे पढ़ें कि हम बेहतर लिमिटेड टाइम में स्कोर कर सके, चाहे उनको 67 देना हो या अभी 66, सबके लिए दोस्तों काम करेगा, और ये रणनीति लगभग वही रहेगी। तो एक तरीका जो हम लगातार बच्चों को बोलते हैं कि यू कैन कैटेगराइज योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लाइक कि आप एक कैटेगरी में आप रख लें जो फिक्स टाइप के होते हैं, दूसरा एक कैटेगरी में रखें जो चेंजेबल है, और तीसरा एक कैटेगरी में रखें जो आपको प्रैक्टिस बेस्ड है, लाइक मैथ्स, लाइक चीजें जो आपको डीआई का सेक्शन है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने पूरे जीएस को कहा कि आपके जो 16 प्रश्न लिखने हैं जो 2 पेपर में है, उनको आप 3 पार्ट में बांट लें। एक पार्ट में आपका 6 प्रश्न रहेगा जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी है। एक पार्ट में आपका 8 प्रश्न रहेगा जिसमें आपका करंट अफेयर्स, जिसमें आईआर वगैरह भी शामिल है, पेपर 1 का। पेपर 2 का ज्योग्राफी इकोनॉमी, और आपका साइंस टेक। तो 6 और 8 14, और 2 डीआई 16। गौर कीजिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरे विषय को उसके नेचर के अनुसार से अपने 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक। और देखिए इसे तैयारी पे कितना फायदा लगेगा, कितना भटकाव बचेगा। अब जैसे हम लोग पीटी में कैसे करते थे, पीटी में अब इस बार भी आप देखिए, जो हम लोग शुरुआत से मैंने कहा, अब लड़के करना नहीं करना उनका अपना काम है, कि हिस्ट्री मैटर करेगा, करंट अफेयर्स मैटर करेगा, बिहार मैटर करेगा, और साइंस मैटर करेगा। यही बात रहा। पॉलिटी का रोल लिमिटेड रहा, ज्योग्राफी में लिमिटेड रहा, और मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन है, जिसको आएगा वो अपना 8-9 भी या 10 भी बना लेगा, जिसको नहीं आएगा वो भी 3-4 बना करके अटेम्प्ट 6-7 तक जा सकता दोस्तों। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे है, देखिए कि आप इस पूरे जीएस का जो मेंस का सेक्शन है उसको आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया। हिस्ट्री एंड पॉलिटी 1, ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस टेक एंड आईआर 2, नंबर 3 डीआई। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले डीआई की बात करें, 72 मार्क्स बहुत मैटर करता है, लेकिन ये नहीं कि यही मैटर करता है, इसके बिना कुछ ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान दें,
तो जिनका मैथ साइंस बैकग्राउंड है वो भी डीआई में 72 में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि 72 मार्क्स का डीआई को एक तरह से आप सोचे तो ये आपके प्रीलिम्स के 10 मार्क्स से भी दोस्तों, दिलीप जी धन्यवाद, आप भी देख अपने थैंक्स का। तो प्रीलिम्स के जो 10 मार्क्स दोस्तों है आपका, उससे भी बहुत दोस्तों यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि आप जो प्रीलिम्स के 10 मार्क्स में जो मेंटल एबिलिटी बनाते हैं उसकी कुछ चीजें आपको डीआई से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको एवरेज के सवाल मिलेंगे, परसेंटेज के सवाल मिलेंगे और कुछ और सिंपल न्यूमेरिकल्स के सवाल मिलते हैं जो ग्राफ्स बेस्ड दोस्तों होते हैं। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान देंगे कि आप उस 10 क्वेश्चन जो आपने पीटी में बनाया और यहां पे जो 72 में बनाया उसमें थोड़ा सा माइनर अंतर है दोस्तों। यहां पर स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फिर उसके सही उत्तर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में गंभीर बच्चों में देना है। वहां पे आपको 4 गोले भर लेना, पर यहां पे आपको एक स्टेप से उत्तर निकाला। आपने गलत पढ़ लिया आंसर तो गलत निकल जाएगा। तो यहां पे मैं कुछ सलाह डीआई पे दोस्तों देना चाहूंगा। अगर आपका अप्रैल में मेंस होता है, अगर 66वीं का आप मेंस दे रहे हैं या कभी 67वीं में एक काम करेगा, तो आप शुरुआत से ही डीआई का सबसे पहले लास्ट ईयर पेपर ले लीजिए, आता है मार्केट में। सॉल्व भी कुछ अच्छे पब्लिकेशन के अच्छे सॉल्व भी दोस्तों आते हैं, आप पेपर ले ले 1। उसके बाद से ये देखिए कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आप बना लेते हैं, उन पर पहले आप अभ्यास करें। और इसका टाइम बड़ा अच्छा रहता है, आप शाम के बाद का टाइम रखें, मतलब 6 बजे के बाद का टाइम रखें डीआई के लिए। आप एक घंटा बना लीजिए कि हम 1 घंटा करेंगे, हम 1 घंटा डीआई बनाएंगे। शुरुआत में आधा घंटा रहेगा, फिर बाद में 1 घंटा रहेगा, तो आपको बड़ा दोस्तों फायदा करेगा। डीआई में लास्ट ईयर पेपर और उसके अलावा साथ साथ आप लास्ट ईयर पेपर के साथ ही आप क्या करेंगे कि उसका सॉल्व ले लेंगे, उसको बनाएंगे, बहुत फायदा करेगा। कोई इसमें आपको बुक्स वगैरह की बहुत जरूरत नहीं है। बहुत हो सके, कुछ बच्चे लिख रहे हैं अरे आलोक जी बहुत अच्छा नंबर है 110 आ रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहे भाई। मैंने कहा कि कट ऑफ के ही आसपास रहेगा, एक्सेप्ट कि कोई बड़ा अद्भुत घटना न घट जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन वही कट ऑफ से 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। आप निश्चिंत रहें और मैं इस पे बाद में जवाब दूंगा। अभी आप मेंस पे सोचे ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए, तो यहाँ पे तो डीआई के लिए लास्ट ईयर सॉल्व पेपर, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, सबसे बेस्ट उपाय है। हो सके तो कहीं का टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, उसको बनाएंगे तो फायदा करेगा। तो ये चीज बहुत जरूरत है दोस्तों। डीआई प्रैक्टिस का खेल है। डीआई मतलब प्रैक्टिस 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 हर दिन। और जितने लोग आलसी हैं वो डीआई नहीं अच्छा बना पाएंगे। ये नहीं कि एग्जाम के दिन हम देख लेंगे या 2 महीना पहले देख लेंगे, नहीं दोस्तों, शुरू से डीआई पढ़िए। प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है कि डीआई का रेगुलर प्रैक्टिस करिए। लास्ट ईयर के पेपर के बेस पे, सॉल्व पेपर के बेस पे आपको दोस्तों बहुत फायदा मिलेगा। एक हो सके तो संडे का टेस्ट दे दिया करिए, जहां पे भी स्टैंडर्ड लगे। हालांकि पटना में बहुत, पटना दिल्ली सब जगह मतलब इतना ज्यादा मार्गदर्शक मिल गया है कि पूछिए ही नहीं। और तो बस वो आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं, पर ये ध्यान दीजिएगा मार्गदर्शन लेने में कई बार उल्टा मार्गदर्शन भी हो जा रहा है, तो इसमें किसी ब्लेम नहीं करेंगे। हमको बड़ी हंसी आता है। हम पहले सबको समझाते हैं कि पहले अपना भी थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो, फिर मार्गदर्शन देना, तो ये बहुत जरूरी है। कट पेस्ट कॉपी खूब चलता है, एक आदमी कुछ कहेगा और उसको 4 आदमी छाप देगा, तो ये सबसे बचिएगा। नेचुरलिटी और हम हमारे पास मत बताइए कि सर आप किसका करते हैं, तो मैं फिर उल्टा उसी ऑनलाइन में कुछ बढ़िया सा जवाब दे दूंगा। यहीं पे बोर्डिंग के पास घर है, पता कर लिया कितना नेचुरल रहता है, नहीं रहता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा बोलने समय। और वो सभी ने कि फलाना जी ने वीडियो में मैंने देखा, तो हम तो मेरा तो कई स्टूडेंट्स होते नहीं बोलते सबके बारे में। हाँ, बस कट पेस्ट कॉपी से बचिएगा। नेचुरलिटी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और इसके लिए ना मेंस में ना थोड़ा डेप्थ की जरूरत पड़ती है, अच्छी यूनिवर्सिटीज का, अच्छे बैकग्राउंड्स का, ताकि क्लैरिटी हो सके व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म और मार्क्सिज्म क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गंभीरता का, पर फिलहाल उसमें नहीं आऊंगा। वो बच्चा जैसा जहां जाना हो जाओ, ऐसे भी मेंस के बच्चे गंभीर होते हैं फिलहाल। तो डीआई में प्रैक्टिस करिएगा। पटना में भी अच्छे अच्छे लोग हैं डीआई में, मैं उनका नमन करूंगा। एक बीके सिंह सर थे, अब रहे नहीं हमारे बीच, पर अच्छे नामी थे। हम लोग जब दिल्ली में थे सुनते थे उनके बारे में। और भी कई लोग हैं, आप जा सकते हैं, सभी अच्छे हैं, मैं किसी का वो नहीं कहूंगा।
हमारे यहाँ भी एसके सेठ सर आते हैं, दिल्ली में बहुत रिनाउंड टीचर हैं, उनकी फरवरी में क्लास लगेगी लगातार 6-7 दिन का, तो उसमें आप कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। और भी जगह सभी अच्छे दोस्तों, मैं जिनका नाम नहीं बोला वो भी और भी अच्छे होंगे, सेठ सर से भी अच्छे होंगे, लेकिन हाँ सेठ सर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये मैटर करता है मेंस में, जो उनको पता है, हमने बहुत बच्चों को ट्रेंड किया है, तो इसका फायदा है उनको। ऐसे आपकी मर्जी डीआई के लिए। दोस्तों दो पार्ट का, दो कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है हिस्ट्री पॉलिटी एक कैटेगरी में, और एक है ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस टेक और आईआर का पार्ट। मैं सबसे पहले दोस्तों फिक्स की बात करूंगा, जहां पे 6 क्वेश्चन है। कई लड़कों की आदत होती है कि वो फिक्स पर नहीं ध्यान देता है, अद्भुत पर बड़ी ध्यान देगा उसको। जैसे उसे बोलिए तो बोलेगा नहीं तो हिस्ट्री पॉलिटी तो ऐसी हो जाता है, हमको सिर्फ साइंस टेक का बताइए। अरे भाई, जो साइंस टेक में जो क्वेश्चन आता है कि कोई रिसेंट चीज में इसका कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज है, वो नॉर्मली आदमी बहुत पढ़ा नहीं सकता है दोस्तों। होता बस ये है कि आपको एक आइडिया दे सकता है, वो एकदम अप्लाइड क्वेश्चन होता है, बच्चा अपने बल पर दोस्तों लिख सकता है। अगर आपको बेहतर करना है तो कंसंट्रेट ऑन डीआई, कंसंट्रेट एंड ऑन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये बहुत मतलब रहेगा। ये 8 क्वेश्चन दोस्तों, ये फिक्स है। अब इसी में जो दूसरा इधर का पार्ट है, मैं अगर हम बात करें पेपर 1 का करंट अफेयर्स, इसको 2 पार्ट में देखिए, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल में यहां पर पीटी वाला फॉर्मूला काम करेगा। 4 तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप पाएंगे मेंस में इंटरनेशनल में। 1 इंडेक्स रिलेटेड, 2 जो ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो समिट्स है उसका क्या रिलेवेंसी पर लेकर के, नंबर 3 कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसका भारत से रिलेशन हो, और नंबर 4 भारत के संबंधों में। और संबंधों में खासकर ध्यान देना है कि भारत का संबंध जो पड़ोसी देशों से है, आइदर वो सार्क कंट्री से हो या आसियान कंट्री से हो या इधर बगल के चीन जापान वगैरह से हो या इधर से वेस्ट एशिया या मिडिल एशिया के कंट्रीज से हो, तो खासकर जो एशियन कॉन्टिनेंट वाला मामला उसको तैयार कर ले, संबंध आपका हो जाएगा। अब इंडिया और अफ्रीका नहीं पूछने वाला बीपीएससी में, इन्हें क्या अद्भुत तरह से कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ते जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि जो पेपर 1 में जो करंट तैयार करना है उसमें सूचकांक, सम्मेलन, चर्चित घटनाएं और संबंध। संबंध मैंने बोला कि भारत और पड़ोसी से, और संबंध में एक बहुत पैटर्न दोस्तों है, आप हमेशा के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले संबंध देखिए कि हाल फिलहाल में 1 साल में क्या घटा है, फिर ये देखिए कि उन दोनों के संबंधों कैसे हम डील कर सकते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तानी है, तो कोई भी 2 देशों का संबंध जो है मूलतः 3 बिंदु पे दोस्तों चलता है। दोनों का भूगोल कैसा है, दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, और दोनों का कंटेम्पररी नीड्स कैसा है, उसकी आवश्यकताएं कैसी हैं, उसका नेशनल इंटरेस्ट कैसा है। तो 2 देशों के बीच संबंध उदाहरण में आप पाएंगे कि उनके भौगोलिक सिचुएशन का, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और उनका जो कंटेम्पररी नीड्स है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो रोल दोस्तों प्ले करता है। तो इस बात को आप कंटेम्पररी नीड्स करंट से हो जाता है, ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपको आइडिया था दोस्तों के बारे में, और आपका हिस्टोरिकल भी आप एक बेसिक समझ सकते हैं। मैं इसमें आप सबको प्रस्तावित करूंगा कि अगर आपको आईआर पढ़ना हो तो एक बार थोड़ी बेसिक पढ़ लें। एक बुक आती है एनसीईआरटी की, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, पतली सी किताब है, उसको आप पढ़ें एक। और एक एनबीटी जो सरकारी प्रकाशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट की भी आती है, बीपी दत्ता साहब की बुक आती है विदेश नीति पर, बड़ी अच्छी पतली सी किताब, ये 2 हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा एक समझ बन जाएगा। इसके वजह से आईआर के तैयार करने का बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण के लेख पढ़ा करें, इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के लेख का प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको फोकस्ड रहें, थोड़ी सी बेसिक्स के लिए आप बुक पढ़ लें, जो मैंने कहा एनसीईआरटी 12th वाली कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और बीपी दत्ता की जो भारत की विदेश नीति वाली बुक है, और इधर में आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बेस्ट रहेगा। या आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल मिल जाए जिन किन्हीं का भी, उसका प्रयोग कर सकते हैं, सभी अच्छे हैं। और तो आप इसमें आप पाएंगे कि आपको फायदा रहेगा जैसे आप पढ़ सके। आईआर में जो मैंने 4 टॉपिक बोले, संबंध पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और पिछले 2-3 बार के ट्रेंड में सूचकांक पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सूचकांक क्यों पूछता है, सूचकांक से भी ना कई बार वैश्विक परिदृश्य का पता चलता है।
तो पीटी में तो पूछता है कि भारत की क्या स्थिति है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, पर यहां पे बड़ा डिटेल पूछता है कि सूचकांक के मानकताएं क्या हैं, उन मानकताओं से भारत का क्या संबंध है, वैश्विक परिवेश में से क्या चलता है। तो ऐसे कई बिंदु पे सवाल, चाहे वो हंगर इंडेक्स का हो या सतत विकास सूचकांक का हो, उन पर ध्यान देना है। आप पीटी टाइप से 25-30 गो नहीं यार, 5-7 को सूचकांक करके जाएंगे तो एक आध गो लड़ जाएगा उसमें से, अगर आएगा उधर से तो। दूसरा आपका ग्लोबल चेंजेस पर है, जो कोई घटनाओं का हो। तीसरा सम्मेलन में, तो सम्मेलन में जो इंडिया का जुड़ा हो, चाहे वो ब्रिक्स हो या एससीओ हो या आसियान हो, इन सब पे सवाल बनने की संभावना दोस्तों बनती है। नैम का तो बैठक अगर हुआ है तब ठीक है, इधर तो कोरोना में बैठकें कम हुई है, फिर भी कुछ रेलिवेंट चीजें, जैसे इस बार भी WHO भी चर्चा में रहा, उस पर सवाल बना सकता है क्या उसने कोरोना पे कैसा काम किया या जो भी हो। और कोरोना पे दोस्तों आया भी था जो अभी मेंस हुआ था हाल में, तो ये चीजें ध्यान देना है। अब दोस्तों जो नेशनल करंट है उसको आप अलग से ना तैयार करें। पेपर 2 में जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें नेशनल करंट टच है, जो आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी पढ़ते हैं वहां भी टच है, जो साइंस टेक पढ़ते हैं वहां पे भी दोस्तों टच है। तो जो करंट है इंटरनेशनल उसको अलग से तैयार कर लें, और नेशनल को आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक से जोड़ के कर लें तो बहुत फायदा करेगा। इधर के लिए भी अखबार ही बेस्ट सोर्स है। जैसे पॉलिटी ही कर रहे हैं आप, हर खंड वाइज पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं पार्ट 1 में इंडिया यूनियन स्टेट्स के बारे में, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो फॉर्मेशन स्टेट का मामला है, नए राज्यों के निर्माण की बात है, तो उस पर कुछ ऐसा इशू चल रहा है क्या। नागरिकता है तो एनआरसी, सीए पे चल रहा है तो उस पर बातें, तो जिस पे जो चर्चाएं चलती रहेंगी उस पर आपको सवाल, उसमें न्यूज़पेपर बहुत काम करेगा दोस्तों। वैसे एग्रीकल्चर के बारे में भी, वैसे आपको साइंस टेक के बारे में भी। तो ये आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप न्यूज़पेपर में देखिए कौन कौन इश्यूज चर्चा में है और उसको रिलेट करें। एक और मैं बीपीएससी सोर्स बोलना चाहूंगा दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के जो लेख होते हैं उसके कंटेंट पे तो उतना मैं कई बार नहीं सेटिस्फाइड रह सकता हूं, लेकिन ठीक रहता है। पर उसका जो टॉपिक रहता है, अगर 1 साल का आप कर लेंगे, उससे बड़े सारे सवाल मिल जाते हैं बीपीएससी के लेवल पे। तो हम एक सलाह देंगे, बहुत बार ऐसा पाया गया है कि दर्पण के महीना वाला जो दर्पण आता है उसके ही टॉपिक को उठा करके बीपीएससी ने पूछ रखा है, तो ये काम करता है दोस्तों। तो ये कुछ करंट की बातें थी। और बुक के लेवल पर जैसे आपको साइंस टेक है तो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है वैसा। हिंदी मीडियम में आप विवास को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, पर उसमें देखिए उसका अप्लाइड पार्ट, कि जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से आप टेक्निक का यूज कर सकते हैं, बाढ़ के लिए कौन सा कर सकते हैं, तो बीपीएससी उसी बेस पर पूछता है। इस बार हम लोग स्पेशली एक तैयार कर रहे हैं कि ऐसे जितने तरह का हो एकदम पूरा, जैसे एक हर पेज ही वाइज एक इशू, टेक्नोलॉजी क्या किया जा सकते हैं, तो ये एक प्रयास करेंगे। अगर बच्चों को रहा तो सहयोग मिल सकता है, और ऐसे आपका जो भी सोर्स हो सब बढ़िया है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए अगर सोर्स की बात करेंगे तो बीपीएससी बड़ा लिमिटेड पूछता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ पूछता है, और उसके लिए एनसीईआरटी वाली बुक काफी है। उसमें खासकर पॉपुलर चीजें पूछता है, और कई बार तो पूछता भी नहीं है। इकोनॉमी पूछता है, इकोनॉमी भी खासकर फिक्स रहता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बीपीएससी का फिक्स है। पॉपुलेशन को लेकर के, चाहे उसको डेमोग्राफिकल डिविडेंड से जोड़ के पूछे, पॉपुलेशन पे सवाल रहता है, आपका पोवर्टी पर रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे रहता है, आपका एग्रीकल्चर का बड़ा हिटेड रहेगा, इंडस्ट्री पे रहेगा, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पूछता है। अब शेयर बाजार और मनी बैंक में कम ही पूछता है, चूंकि शेयर बाजार बिहार की स्थिति क्या आप समझ रहे हैं। मतलब जो चीजें जो जुड़ा हुआ है, जनसंख्या जुड़ा हुआ है, गरीबी जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के प्लान्स जुड़े हुए हैं, जो प्लानिंग्स आता है, तो ये सब चीजें पूछता है। तो आप 7-8 टॉपिक करके जाए, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कुछ रिलेवेंट पॉपुलर टॉपिक्स, तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ये आप ध्यान दीजिएगा। सोर्स इकोनॉमी में मैं बोलूंगा, हालांकि इसको आप कुछ और रूप में मत लीजिएगा, आप 56-59 का 60 से 62 का पेपर मिलाइएगा। एक बुक आती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, आपके नाम है मिश्रा पुरी की बुक है दोस्तों,
उस बुक को आप देखिएगा, उससे बहुत काम करता है। और अब ये नहीं कि बीपीएससी से सेट करते नहीं बोलेंगे, लेकिन बस हिंट में आप समझ जाइए। मिश्रापुरी वाले बुक के जो टॉपिक्स होते हैं आप जाके अपने प्रश्न पत्र से मिलाइएगा, 56 से लेकर के आपको बहुत सब सेम टू सेम लाइन मिलेगा। तो इशारा मैंने कर दिया कि आप उसका उपयोग करें। वैसे ही पॉलिटी में आज भी डीडी बसु, लेकिन डीडी बसु का लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है, हिंदी में, इंग्लिश में देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो किताब की बात मैं कर दूं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपका, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बात रहेगी। उसके बाद से आपको जो दूसरी बात रहेगी वो रहेगा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट बस। इकोनॉमी में आप कोई भी सोर्स यूज कर ले, अच्छा है, आपको जो महसूस हो सके बढ़िया है। साइंस टेक में न्यूज़पेपर बेस्ड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें कुछ पढ़ने की, या जो मंथली मैगजीन बेस्ड होता है, चाहे आप हिंदी में दृष्टि पढ़ते हो या क्रॉनिकल पढ़ते हो या दर्पण पढ़ते हो, जिसमें भी आप पढ़ते हो। इधर पेपर 1 में डीआई के लिए मैंने बताया, लास्ट ईयर को सॉल्व पेपर्स वो काफ़ी है। इस बार हम लोग भी सॉल्व पेपर पे काम चल रहा है, निकालेंगे, देखिए कैसा रहता है। और उसमें जो मॉडल आंसर जो दिए गए हैं, जो 1-2 बार मॉडल आंसर निकला था, आपको पता होगा 48 से 92 का आ गया था मार्केट में, तो उन सब का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए कब तक आता है, पर जल्दी निकालेंगे जो भी है। ऐसे आपको जो मिले मार्केट बहुत अच्छे, नैनो का है, सबका जिसका देखिए बढ़िया है सब। अब आ जाइए हिस्ट्री की बात। दोस्तों हिस्ट्री का भी रोल है, ये नहीं कि हिस्ट्री तो कॉमन है, सब लिख लेता है, मौर्य कला ही तो आया था, इसी बार पाल कला ही तो आया था। अरे भाई पाल कला आया था, उसको पाल कला को बौद्ध धर्म से जोड़ के लिखना था, और उसकी तैयारी आपकी पहले से भी हो सकती थी। जैसे पिछली बार मौर्य कला को बौद्ध धर्म से जोड़ा था, तो अगर आपने सही से गाइडेंस में काम किया तो आपको पाल कला का बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपको मिल सकता है। ये नहीं कि हम अपनी तारीफ में, हम लोग बिहार समग्र किताब निकाले थे, और मिलाइएगा उसका पहला पेज का पहला क्वेश्चन ही था कि पाल कला की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उसका बौद्ध धर्म से संबंधों की चर्चा करें। इससे क्या होता है, इससे एकदम होता है दोस्तों, अगर बच्चा को पहले से मिला रहता है तो एकदम फायदा करता है। जैसे कि पीटी में 36 पेज या 18 पन्ने का नोट्स था, उसमें से 18-19 आए तो खटखट मारने में आसानी रहती है। एक वचन लिखा कि कोई ई बताया कि उसका 35 में से 35 आ जाए, तो ऐसा जो आयोग में नहीं जो रहता है उसके पास होगा 35 में 35 वाला में, मैक्सिमम 32-33 बहुत मुश्किल से। हाँ मोटा में से तो आराम से गूगल पे तो 35 का 350 का जवाब को मिल जाएगा। अरे यार एग्जाम के लास्ट टाइम में आप कम ही तो रिवाइज कर सकते हैं, और कम को कितना का लाइन मिलता तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि 8 है, ये 12 है, ये इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम में। तो कुछ लड़के बाहर पता नहीं हो, या तो प्रायोजित करवाते होंगे या चलिए उसे कोई मतलब नहीं है, बट थोड़ा सा हो जाता है मन में कि ऐसा रफ लोग होते हैं पागल वाली बात करने वाले की। चलिए अब देखिए, जैसे मैं हिस्ट्री से शुरुआत करूंगा दोस्तों, प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं बेहतर। एग्जाम देने गए, सबसे पहले आपको पहला दिन आपको सामान्य हिंदी के बाद हिस्ट्री GS1 आएगा। GS1 में आपके पास 3 तरह से शुरू कर सकते हैं, आइदर यू कैन स्टार्ट विथ DI और हिस्ट्री और करंट तो स्टार्ट करेगा कोई, उससे हम आज तक नहीं सुने हैं, लेकिन हो सकता है कोई अद्भुत हो लेकिन ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं DI से, या बहुत लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। इसमें चीज याद रखिएगा, अगर आपको DI अच्छे से आ रहा हो, चारों आप ध्यान से देखिए कि बन रहा हो, तो गो विथ DI। अगर आपको लग रहा हो कहीं पे फंस सकते हैं तो गो विथ हिस्ट्री। क्यों, मैं इसके पीछे बताता हूं। अगर आपने DI स्टार्ट कर दिया, 1-2 बना, तीसरा में फंस गए और बहुत समय बर्बाद हो गया, तो आपका एग्जाम, पूरा एग्जाम ही खत्म हो गया। सबसे सेफ गेम होता है, अगर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो DI में, गो विथ हिस्ट्री। फास्ट हिस्ट्री, 3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए कि हम 1 घंटा में हिस्ट्री पूरा लिख देंगे, 1 घंटा हम DI लिख देंगे, DI बना लेंगे सॉरी, और 1 घंटा में करंट लिखेंगे। 1 घंटा का हिस्ट्री का बांट लीजिए कि हम 3 क्वेश्चन में 20 मिनट में लिखेंगे, थोड़ा शुरुआत में 25 मिनट चला जाएगा, फिर बाद में 18 मिनट जाएगा, हम लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि आप हिस्ट्री को लिख लिए, जो हिस्ट्री में एक्सपेक्टेड आता है, तय है। कला है तो मौर्य कला, पाल कला, पटना कला में से एक आएगा, नहीं तो आएगा कि बिहार में कला का विकास।
पाल कला या पटना कलम में भी क्या हो जाता है कि पता चल जाता है कि कैसे आ सकता है। जैसे मौर्य कला और पाल कला में था संभावना कि बौद्ध धर्म से जोड़ के पूछ रहा है, वैसे ही पटना कलम में अगर मान लीजिए इस बार पटना कलम इंपॉर्टेंट बनता हो तो पटना कलम में ऐसे आ सकता है कि आंचलिकता क्या है, या 18वीं सेंचुरी में इंडिया लेवल पे जो रीजनल पेंटिंग स्टार्ट हुआ, इधर कोटा शैली, बूंदी शैली, जो क्षेत्रीय शैलियां उभरी, उनकी चर्चा करते हुए उसमें पटना कलम की बात करें। या 18वीं सेंचुरी में जब लेटर मुगल्स रहे उस समय में जो भारत में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, उस संदर्भ में पटना कलम शैली की चर्चा करें। ऐसा सवाल बना सकता है दोस्तों। तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि कैसे कैसे सवाल बना सकता है, और यहीं पर दोस्तों मैटर करता है आप अच्छे गाइडेंस क्या, इधर आप अपने भाई से ले, बहन से ले, या सिलेक्टेड लोग हैं उनसे ले। और ये मैटर दोस्तों करता है, क्योंकि ये कहना कि एक बड़ा फेसबुक चलता है कि पता नहीं तो प्रायोजी चलता है कि कौन सबसे बेस्ट कोचिंग है, उसमें से अपना लिखने लगता है, या फिर ये को चलेगा कि कौन है तो उसमें महान महान आता है ऐसा नाम, हमको मैं बड़ा समझ ही नहीं पाता है। या इतने खाली क्यों यार, ये फेसबुक में मत पूछो, या ये आप उसको देखिए, इतना नजर दौड़ाइए कि कौन है। आप फेसबुक के प्रोफाइल से पता कर सकते हैं कि इस टीचर का क्रेडेंशियल्स क्या है, उसके फ्रेंड लिस्ट में जाइए, अगर कोई अधिकारी हो या उनसे पूछिए। जैसे मेरे बारे में पूछिए, संजीव सिंह से 2012-13 में 98 रैंक था, हिंदी में से फर्स्ट रैंकर थे, फतेहपुर का डीएम है भी है। पूछिए कि सर आप उनके स्टूडेंट थे या नहीं, 1। पूछिए प्रेमसू डेलू से 15 बैच के थे, जो लिपि सिंह के जो बैच वाले में गुजरात के में है, 3rd रैंक का था। पूछिए कि संजय सर के स्टूडेंट थे कि नहीं। गो एंड आस्क देम, देन डिसाइड। ये नहीं है कि आप ऐसी ये करते रहते हैं आप बदकुच्चन में। आप जाइए, पूछिए, गंभीर बनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरव्यू के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो वहीं जाएंगे, उनका हमको जाना रहता है, उनका मेस निकला रहता है। हाँ कुछ तो रहते हैं खाली अपना जाएंगे, 10 कंफ्यूज रहता है दुनिया में, या उसको रहता है सब जगह से छुआएंगे। नो, गलत राय, बहुत गड़बड़ दोस्तों। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री भी कॉमन जरूर है, पर 38 नंबर में 29-30 भी सुना गया है और देखा भी गया है। आपके सर आप गए थे क्या आयोग में? जी मैं जानता हूं, 63वीं कॉपी में 31 नंबर तक मिला है, और कई लोग को 20 नंबर मिला है उसी मौर्य कला के आंसर में। तो जरूरत है कि आपका हिस्ट्री का भी बेहतर लिखा है। जैसे आपको मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम लिखना हो तो आपके पास कितना मिनट दोस्तों है? 20 से 22 मिनट आपके पास समय है, और 38 नंबर है। अब इसमें आप कितना 20 मिनट में 1 मिनट में 2 लाइन लिख सकता है दोस्तों। तो आपका स्टार्टिंग पर 3 से 4 लाइन होना चाहिए। मैंने एक डाला कि है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। लड़के उसको नहीं देखते हैं, कहानी का खूब देखते हैं, अरे बड़ी मेहनत से डाले, अच्छा उत्तर कैसे लिखे, उसको पढ़ लिया करिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, प्लीज पढ़िए दोस्तों, बड़ी जानबूझ से डांट के बोलता हूं, और क्योंकि यूट्यूबर नहीं है और बहुत कीमती समय आदमी देता है बच्चों के लिए। तो ये मैं कहूंगा सबको कि आप जाइए, देखिए उस पर जैसे लिखा हुआ कि हाउ टू, कि 4 लाइन कैसे शुरुआत करना चाहिए। जैसे आपको लिखना ही है मौर्य कला पर, इस बार इंपॉर्टेंट हो तो आप लिखिए, 1 लाइन कला पर लिख सकते हैं कि कला पे कोई परिभाषा, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को ये कहा, या कला मानवीय कल्पनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति है, कला किसी संस्कृति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। कुछ भी आप स्टार्ट करिए, देन लिखिए कि इस संदर्भ में मौर्य कला इस परिभाषा को विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करता है। चाहे कला का स्थापत्य हो, मूर्ति हो, चित्र हो, सबकी अभिव्यक्ति मिलती है। तो पहला लाइन एक कला पर लिख दिए, दूसरा लाइन मौर्य कला की मूलभूत विशेषता पर लिख दिए, तीसरा लाइन बताए कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं। देन उसके बाद स्टार्टिंग के बाद से ब्रांचिंग का प्रयोग करिए। कृष्ण कुमार जी जो इस बार 63 में डीएसपी उन्होंने किया था, 600 डीएसपी था, उस पर निकले थे, उनसे पूछिएगा। उन्होंने कई बार वीडियो में बोला है कि कितना फायदा हुआ था, नहीं हुआ था, 201 नंबर आया था उसमें। तो मतलब ये है कि आप स्टार्ट 3 से 4 लाइन कॉम्पैक्ट करिए, फिर जो आगे उसको बताइए। देन कई जगह पे पॉइंट फॉर्म और एक आध जगह पे एक्सप्लेन करते हुए, कुछ क्राफ्टिंग करते हुए, कुछ पिक्स बनाते हुए बनाइए। एकदम नंबर 29-30 नंबर क्यों नहीं दोस्तों आएगा। और दोस्तों एक एक नंबर पे मेरिट मैटर करता है। आदमी एक पॉइंट नंबर से फेलो होता है, हम लोग भी कई बार देखे हुए हैं। 2 नंबर 1 नंबर पॉइंट से आदमी फेल करता है, पॉइंट से आदमी ये अंतर पड़ता है, जो फाइनल जो मेरिट बनेगी, जो रिजल्ट आएंगे। तो इसीलिए प्लीज कि आप उसको भी ध्यान से दोस्तों पढ़िए। तो कला है तो 3 कला है। इस बार के लिए जो 66वीं का हो रहा है, गेस नहीं यार, तीनों करके जाइएगा। ज्यादा चांसेस इस बार है कि इस बार पटना कलम दोस्तों आएगा। पटना कलम फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, दूसरा मौर्य कला, तीसरा आपका
पाल का जो इस बार आया था, और चौथा पूरे में बिहार में कला का विकास। दूसरा रहेगा दोस्तों जनजातीय आंदोलन। इस बार पूछा ही नहीं, पर नॉर्मली पूछता है, चाहे वो संथाल हो या बिरसा हो। एक बार यही पूछ दिया था कि ओवरऑल जनजातीय आंदोलन को पूछ दिया था, तो आप इस बार पहला चॉइस बिरसा को रखिएगा, दूसरा संथाल को रखिएगा। इस बार बिरसा आ जाएगा। और बिरसा में बड़ा गंभीर सवाल बनता है कि बिरसा सामाजिक धार्मिक सुधारों से राजनीतिक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं, या बिरसायत को लेकर सवाल पूछता है। तो वहां जो नेचर वाला पहलू है, खासकर जो बिरसा मुंडा के जो विभिन्न चरण है, 1890 to 95, 95 to 1990, उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए दोस्तों। न कि वो पैटर्न जो पुराना था कि कारण परिणाम, या यही पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान दोस्तों रहा। तो वहां मैं कहूंगा कि आप उसको उद्देश्य के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, संगठन विचारधारा और जनसहभागिता के स्तर पर दोस्तों बताने का प्रयास कर सके तो बड़े बेहतर जाएगा यहां पे। तो एक कला पर, एक जनजाति पर, एक आपको राष्ट्र में बिहार की भूमिका पर, नॉर्मली 1857 या 1942 में आजादी को देंगे। चौथा रहता है सेगमेंट, उसमें आपका रहेगा शिक्षा प्रेस का। इस बार पूछ चुका है, फिर भी देख लीजिए, उसको राष्ट्र से जोड़ के देखिए, पांचवा व्यक्तित्व को लेकर के। तो मैं बस यही कुल मिला के कहूंगा दोस्तों कि आप हिस्ट्री वाले सेक्शन के जो पेपर 1 का पार्ट है उसको भी बहुत गहराई से ले। बहुत बुक की बात मैं नहीं करूंगी आप स्पेक्ट्रम, हालांकि कुछ क्वेश्चंस नए नए पूछ रहे हैं, पर वो लिखना बहुत आसान नहीं है। मैं सबको कहूंगा कि 3 महीना में अद्भुत कलाकारी नहीं, आप एक व्यवस्थित तरीके से टॉपिक्स को तैयार कर लें, चाहे वो कला का हो, जनजाति का हो, आपका राष्ट्र में बिहार की भूमिका का सवाल हो, ताकि स्टैंडर्ड्स अलग रहे आप लोग का, आपका अन्य से अलग लिखें, बहुत काम करेगा। जैसे हम सभी टीचर लोग भी, हम लोग भी आप लोग से प्रेरित होते हैं। हम लोग का एक मौर्य कला का नोट्स था, हम लोग का ही है, इन्हें कि कोई बोले कि ऊपी फोरम पर था, तो हम केस उस नहीं करते हैं, पर छोड़ेंगे नहीं अगर सामने मिल गया तो कोई भी। हम लोग क्या है, और हमारे एक स्टूडेंट का क्लास नोट्स के उन अच्छी राइटिंग में उसे उतारा हुआ है, और हर बच्चों को उस राइटिंग में लिखा हुआ है, चाहे मौर्य कला हो, पाल कला हो। तो उसको कई लोगों ने प्रयोग किया, बड़े अच्छे नंबर से। असलम दानिश जी हैं, जब दिल्ली में था, मैं आस्था IAS में, तो वहाँ पे पढ़ते थे, तो उनको 209 नंबर 200 था। बिहार शरीफ में है, बिहार वित्त सेवा में। तो उनसे जरूर पूछिएगा, कोई असलम दानिश मिले तो पूछिएगा कि संजय सर कह रहे थे कि आपका बिहार में हाईएस्ट आया है, आपको कितना फायदा मिला है, नहीं मिला है, तो प्लीज जरूर पूछिएगा। मैं बातें इसलिए बोलता हूं कि बहुत जरूरी है भाई। यहां पर ये चोरकटौल जो चल रहा है ऑनलाइन के मामला में, बहुत हमको गुस्सा बढ़ता है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। एटलीस्ट जिस अभिव्यक्ति है उसको आप क्रेडिट देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका वो होना चाहिए टीचर्स के प्रति। ये बहुत खराब परंपरा निर्भर हो रही है, किसी का कोई चुरा लेता है, बहुत घटिया तरीका है, और इससे ये गलत बातें दोस्तों होती है। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन चीजें, कहीं से चुरा लिया, ले लिया, चूंकि पीटी तक तो चल जाता है। अब तो मेंसों का देखते हैं, सब मेंसों में पैदा हो गया नया नया शब्द। हम पूरा जैसे कला मानवीय कल्पना के रचनात्मक अभिव्यक्ति है, ये लाइन से शुरू करते हैं, तो कई सब यूट्यूब बना देगा सेम वीडियो में, सेम टू सेम चलेगा। पर चलिए उस पर कुछ नहीं बोलना है, सबका चलते रहता है, सबका सम्मान होना चाहिए, उसे कितना है वो सब जानते हैं क्या लेवल है। लेवल में तो मैं दूसरे से लेवल बोल रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी और एक स्टैंडर्ड परिप्रेक्ष्य में लेवल की बात होती है। ये मैटर नहीं करता कितनी भीड़ की बात होती है, मैटर ये करता है कि आपके कितने स्टूडेंट सफल हैं और किस जिले या ब्लॉक में है, ये मैटर करता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा संख्या है, 20,000 लाइक हो डैश, कोई मतलब नहीं, 2 ही लाइक हो और दोनों सेलेक्ट हो जाए, मजा आता है दोस्तों करके। बाप माँ भी ये याद रखेगा कि पढ़ाई से फायदा मिल लो कि नहीं। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि ओवरऑल मैं अपना कंबाइन करूंगा, चूंकि आज छोटा 1 घंटा, फिर मुझे मॉक में भी जाना है, कि आप अपने ऑप्शनल में प्लीज लास्ट ईयर का सिलेबस के सामने रखिएगा, और सिलेबस को सामने के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख करके टॉपिक निकाल लीजिए कि किसका ट्रेंड बनता है जो लगातार पूछ रहा है। उन टॉपिक को तैयार करने में NCERT 1, दूसरा उस पर स्टैंडर्ड बुक्स 2, और तीसरा सॉल्व पेपर को मिला के बना ले, या किन्हीं का बढ़िया नोट्स हो तो उसका प्रयोग करें। जैसे LSW विषय है तो इंदु बालाजी वाली बुक बहुत अच्छी है, खासकर पार्ट 2 के लिए, पेपर 2 के लिए, और पार्ट 1 के लिए भी अच्छी है। बट पंकज तिवारी सर वाली जो बुक है बढ़िया है, पारस नाजी का भी है,
DK स्वामी सर के, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप उसका चुनाव करें, जो आपको सहज लगे, सरल लगे, जो अच्छे। मैं सबकी बात करता हूं दोस्तों, जो अच्छे रहेंगे मैं सबका आदर करता हूं, बस हाँ वो सही होना चाहिए। मैंने अभी देखिए नाम में तीनों का नाम बोला, पंकज तिवारी सर अपना पढ़ाते होंगे, पारस नाथ जी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ DK स्वामी सर पढ़ाते हैं, सभी अच्छे दोस्तों। आप किसी का भी चुनाव करें, पर हाँ एटलीस्ट उनका स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तुलना उनमें होनी चाहिए, किसी से भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में आप किसी का भी ले, दिल्ली में मणिकांत सर का, हेमंत झा सर का कैलकुलेट्स हैं, अखिल मूर्ति जी की बुक भी अच्छी है। आप बिहार में जो मैं काम कर रहा हूं तो मैंने भी काफी मेहनत किया दोस्तों। आप पीछे के वर्षों में कई लोग हमने पढ़ाया हिस्ट्री में यहाँ पर, जैसे अगर अभी कृष्ण कुमार जी हैं 63वीं में, तो उसके पहले 60 में प्रवीण कुमार जी थे जोड़िया वाले, और पल्लवी जी थी, बहुत सारे लोग पढ़े थे। तो उन सब को पढ़े, कुछ किसी को कम फायदा, किसी को ज्यादा फायदा मिला। लेकिन आप हम लोग का भी आप देख सकते हैं, मैंने कहूँगा मेरा ही देखें, और बस चुनाव सही से दोस्तों करें, बहुत जरूरी है। पटना में कई अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, जैसे बलराम तिवारी सर थे, उनका हिंदी का नोट्स आज भी बहुत बढ़िया है। रास बिहारी सर का बहुत बढ़िया है दोस्तों, और हर विषय में अच्छे अच्छे लोग हैं। विजय सर एंथ्रो में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा, वो भी बहुत अच्छे हैं। बट एक अच्छी मेंटरिंग दोस्तों होनी चाहिए। अब इतिहासी है तो इतिहास सब पढ़ाएगा, इतिहास से बोध नहीं, पूछे कि व्हाट इज हिस्ट्री तो रटा कुछ बोल देगा, नहीं तो EH करके बोलेगा इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, कि वर्तमान और अतीत के बीच में संवाद है। अरे कुछ बोलो यार, कुछ क्रिएटिव की लगे कि समझा हुआ है, समझ के बोल रहे हो। तो आप बताएं कि इतिहास बीती घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है, निरंतरता एवं परिवर्तनीयता इसकी मूल विशेषता है, यह स्रोत आधारित होता है, भूमिका भी होती है। तो आप ऐसे कुछ बोल दें तो मेंस गंभीरता का है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद टर्म्स कैसे आज मैंने डाला भी था, लेकिन देखते हो सब कोई देखता नहीं, सब चुटकौन का बड़ा देखता है कि रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा सब। अरे पढ़िए यार, एक GS टर्म्स पे मतलब देखता ही नहीं, डाल दीजिए कि कैसे 2 मिनट में मेंस क्रैक करे, तो उसको 20,000 आदमी देख लेगा। लिखिए गंभीरता से कोई बनाइए वीडियो, तो कोई नहीं देखता है, मुझे इसलिए व्यर्थ लगता है। एक मैंने इंपॉर्टेंट GS टर्म्स का डाला था, तो पता नहीं क्या है, मैं नहीं कि आप जबरदस्ती देखिए, मत देखिए यार, लेकिन देखिए बड़ी मेहनत किया गया। मैं प्लीज प्रिसाइज करूंगा, खासकर हाउ टू राइट अ गुड आंसर, प्लीज CME पटना के चैनल पे डाला हुआ, जरूर देखिएगा। नहीं कि हमको लाइक, कभी सब्सक्राइब नहीं बोलता हूं, मेरा कोई वीडियो में देख लीजिएगा, और मुझे कोई सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, देख करके एक बार देखिए फिर उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आई डोंट नीड एनीवन, बट प्लीज आपको शायद फायदा हो जाए। हाउ टू राइट अ गुड आंसर, खुद के अनुभव, जो कई बार कुछ बार UPSC इंटरव्यू तक के, कुछ बार मेंस अच्छे नंबर लाने के, DU में 3 साल टॉप होने के, या GNU में जो सीखने के, या प्रोफेसरी में सीखने के, उसका मैंने डाला। प्लीज सी हाउ टू राइट अ गुड आंसर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट GS टर्म्स कि कंसेप्ट क्या होता है, हर पार्ट में दोस्तों काम करता है। जैसे समाजवाद क्या है, तो आपको जानना चाहिए कि समाजवाद कैसे समानता की बात करता है, या समाजवाद औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कैसे आता है, जब कहा गया कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का बराबर हक होना चाहिए। और उसी समाजवाद का कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक व्याख्या दोस्तों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप बताइए कि जो मार्क्स के यहाँ जो वैज्ञानिक समाजवाद है, उसके तहत जो व्यवस्था की बात की जा रही है वो साम्यवाद है दोस्तों, जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं। तो रिलेटेड टर्म्स है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस अलग अलग दोस्तों होते हैं। तो ये बहुत जरूरत है कि आप गंभीर भी बनिए। जैसे आप IR में ही है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप सिंपल वर्ड, IR का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो 2 देशों के बीच का संबंध है। विदेश नीति क्या है, तो यह संबंध जिस नीति से चलाया जाता है। कूटनीति क्या है, तो विदेश नीति के हितों की प्राप्ति कूटनीति के माध्यम से होती है। कूटनीति के भी कई रूप हैं। तो हालांकि यूट्यूब पे भी है बहुत सारा, कुछ अच्छे भी हैं, पर थोड़ा सा जो एग्जाम की जो तो टू दी पॉइंट पड़ी तो बड़ा काम करेगा। और मैं तो सबको कहूंगा कि एक बार जरूर आप देखिएगा जो हाउ टू राइट अ गुड आंसर, जो CME पटना चैनल पे भी है, और ये इंपॉर्टेंट GS टर्म्स, उसको देखिए कि क्या है, हिस्ट्री कैसे तैयार कर देखें, या और भी विषयों का तैयार कर देखें। GS का भी हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार बाइंड अप करूं दोस्तों,
लगभग 3 महीना का समय है। इस महीने आप पढ़ाई शुरू कर दें, रिजल्ट जब तक भी आए 10 तक आपका मार्क्स आता है। मैं सबको कहूंगा कि जो लोग इस इंतजार में है कि जब रिजल्ट आए तो मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत गलत कर रहे हैं। हो जाएगा तब भी आपका मेंस नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप फिर अगला बार के भी कुछ अपना समय बर्बाद कर दी रखेंगे। बेस्ट है कि अभी आप मेंस की पढ़ाई करें। किसी कारण से मेंस पीटी नहीं भी हुआ तो अगले पीटी और मेंस सब में फायदा करेगा, और किसी कारण से आपका हो गया तो आपका रिजल्ट की संभावनाएं बन जाएंगी। दोस्तों कटअप जो भी हो आपको पढ़ाई करना है। और हाँ, आईआर के लिए दोस्तों मैंने बुक सजेस्ट किया, रविशंकर जी का सवाल है। एक बुक है एनसीईआरटी का 12th में चलता है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, बहुत अच्छा बेसिक है। और बीपी दत्ता साहब की बुक है भारत की विदेश नीति, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। और ऐसे पुष्पेन्द्र सर की किताब है, बहुत सारी किताब है, पर आईआर बुक से कम फायदा होता है। ज्यादा आपको फायदा होगा आप उसको करंट से जोड़ के पढ़ें। किसी का बेहतर नोट्स जैसे राजेश मिश्रा जी दिल्ली वाले, उनका भी अच्छा है, हम लोग का भी अच्छा है। आपको जो मन करे, अच्छा आप क्या अपने बोल रहे हैं ठीक लगेगा, तो ज्यादा समय नहीं है। तो फाइनली मैं एक रूटीन पे चर्चा कर दूं दोस्तों। प्रयास करिए कि सुबह में आप हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़िए। सोर्स मैंने बता दिया, हिस्ट्री में कोई वैसा बुक नहीं। अगर बिहार के लिए कोई बुक कहूँगा तो पतली सी आती है, रमेश प्रसाद जी की बुक, 20 रुपया किताब है, बहुत अच्छा है। और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत फायदेमंद है। पर बीपीएससी के टॉपिक वाइज पढ़िए पॉलिटी को भी। जैसे बीपीएससी में क्या पूछता है, बीपीएससी में नॉर्मली पूछेगा मूल ढांचा के मुद्दे को लेकर के, प्रस्तावना को लेकर के, नागरिकता पर, मौलिक अधिकार पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, आपका न्यायपालिका पर। फिर 3 इसका हिट सवाल है, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत और चुनाव। और लास्ट में जो विविध पक्ष दोस्तों होते हैं कि जैसे बिहार के में जाति वर्ग की भूमिका, वर्तमान में राजनीति की बदलती प्रवृत्तियां जैसे सवाल। तो आप बी फोकस्ड और हिस्ट्री पॉलिटी को भी गंभीरता से लीजिए। एक बार एक वीडियो पढ़ा होगा पूजा जी का, पूजा जी पिछले पास की थी, तो वही बोल रही थी कि बड़ी सर अंतर आया था हमको। वास्तव में हिस्ट्री पॉलिटी डीआई 8 क्वेश्चन है और फिक्स है कि डीआई प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हैं और हिस्ट्री पॉलिटी सटीक पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। आप फर्स्ट हाफ में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा करिए, सेकेंड हाफ में जो करेंट ओरिएंटेड चीजें हैं, चाहे आईआर का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस टेक का, उसको पढ़ा करिए। और रात के समय में आप डीआई का दोस्तों प्रैक्टिस किया करें। दोस्तों 1 घंटे का समय था और हमने छोटा सा प्रयास किया, प्रारंभिक प्रयास है, और कई बातें और सब होती रहती हैं ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल सके। मैंने बुक पर भी बताया दोस्तों, जीएस में ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं है। डीआई के मैंने कोई बुक नहीं बताया। आईआर के मैंने बताया कि बेसिक और थोड़ा सा करंट न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश मीडियम में इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है दोस्तों एडिटोरियल के लेवल पे, और हिंदू का भी कुछ ठीक रहता है, पर कई जगह पे बायस भी रहता है हिंदू। और हिस्ट्री के लिए अच्छा नोट्स ले ले, रमेश प्रसाद जी वाली पतली किताब या जिसकी भी किताब, हम लोग का भी आता है बिहार समग्र नाम से, वो भी देख सकते हैं। पिछली बार पूरे के पूरे सवाल आए थे, चेक कर लीजिएगा। मार्केट में कलम से लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, इन्हीं की प्रचार कर रहे हैं हम। खुला चुनौती है, जो मानिए उसको तो काम करता है, और अभी से उपलब्ध भी है, उसको आप देख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, नहीं देखिए आपकी मर्जी है। पेपर 2 में पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में आपका एनसीईआरटी क्लास 12th वाली जिसमें भारत का भूगोल, इकोनॉमी में मैंने कहा 10 मिश्रा पूरी किताब से कंसर्न टॉपिक जो मैंने कहा था, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, कृषि, उद्योग और पॉपुलर चीजें। साइंस टेक में सिर्फ अप्लाइड चीजें जो कि करेंट बेस्ड पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आप सब कुछ सवाल आप डाले हैं, वो सवाल मैंने कुछ जवाब भी दिया है, कुछ और सवाल मैं देख लेता हूं, उसको मैं जवाब दे दूंगा। सर कैसे मेरे कुछ नंबर के लिए प्री नहीं निकला? चिंता मत करिए गुड़िया जी, आप मेहनत करें तो जरूर निकलेगा, और अभी आशा नहीं मारिए, अभी रिजल्ट आने वाला है। और पास से मेंस का प्रिपरेशन करना है, ये आपकी मर्जी है। आलोक सिंह राजपूत जी, कहीं से करें आप जानिए। हाँ, मेंस में अभी तक तो अच्छा प्रदर्शन सीएमई करा रहा है, ऐसे आप हमने कहा कहाँ से आप करें,
सभी अच्छे हैं, पटना में, दिल्ली में, सभी जगह बहुत अच्छे हैं, पर मेंस को गंभीरता से लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज, नीरज जी का सवाल है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं टीचर नहीं हूँ, पर कुछ मुझे जानकारी है, और हम लोग ना एक ऐसा करेंगे कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम लिखवा करके जो अच्छे सेलेक्टेड लोग हैं उनका हम एक ग्रुप में डलवा देते हैं, ये अच्छा रहेगा, पीयर का हो जाएगा। पॉल साइंस के लिए कुछ सजेशन, पॉल साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप ले सकते हैं पॉल साइंस भी। साइकोलॉजी ऑप्शनल, माफी चाहूंगा राहुल राज जी, साइकोलॉजी हम बहुत कम लोग लेते हैं, ऐसे हमारे यहाँ इंटरव्यू ग्रुप में 2-3 लोग शामिल हैं, अगर वो लोग कुछ बताएंगे तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि साइकोलॉजी कौन सा अच्छा रहेगा। पीए का फैकल्टी कौन है सर? पीए का फैकल्टी देखिए पटना में बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, हम अपना क्या आपके फोरम से नहीं प्रचार कर सकते हैं, हमारे जो यहाँ हैं वो हमारे यहाँ के नंबर से पूछ लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल विशाल विकास जी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, मेरे नज़र में टॉप 2 में यही ऑप्शन मैं मानता हूँ, ज्योग्राफी को बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूँ मैं। उसके बाद से ऑप्शनल चेंज होता है मेंस में, जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं दोस्तों होता है। हिस्ट्री का नोट्स कैसे मिलेगा? आप कोचिंग के नंबर बात करिए, वही बता पाएंगे। हमको मेंस का प्रिपरेशन करना है, आप करें, शुभकामनाएं दोस्तों। ऑनलाइन क्लास के बारे में तो हाँ, इस बार हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, पर अगर आप पटना या आसपास के हैं तो पटना में ही आके पढ़े, ऑफलाइन की बात ही अलग है। चलिए लगभग सवाल का जवाब हमने दे दिया दोस्तों। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा ये कोचिंग के नंबर पे पूछिए, हालांकि फर्स्ट वीक से सब लोग कर रहा है, हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। और आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों मैंने सबका लगभग जवाब, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लीजिए, नहीं लीजिए आप जानिए, वो आपको कुछ। हाँ एलएसडब्ल्यू भी अच्छा सर दोस्तों, एलएसडब्ल्यू में अच्छे अच्छे टीचर है, पटना में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, पंकज तिवारी सर, आपको पारसनाथ सर, हमारे यहाँ भी डीके स्वामी सर भी अच्छे बहुत अच्छे शिक्षक हैं। पार्ट 1 में बीपीएससी तैयारी करना चाहता है जरूर करिए, शुरू से एनसीईआरटी का जो बेसिक किताब पढ़िए और लास्ट के पेपर को देखिए क्या जरूरत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी कौन है संतोष जी? ये आप कोचिंग के नंबर से पूछ लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी भी कोचिंग के नंबर से पूछ सकते हैं, और भी लोग हैं भाई, देखिए भाई कोचिंग का क्या है वो आप नंबर से पूछे, इन सब जवाब अलग से, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है, सबका है। थोड़ा मोड़ा निकल गया इसलिए माफी चाहूंगा कि मैं सबका है। दोस्तों आप सबने समय दिया। कौन सा बुक अच्छा है हिस्ट्री का? गुड़िया कुमारी जी एनसीईआरटी पढ़ी 11-12 का, पुरानी वाली, रामचंद्र शर्मा का प्राचीन भारत का कोई जवाब नहीं है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा और आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी ओल्ड 11-12 एक। नंबर 2 एक किताब वाली हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इग्नू, मेडिवल में बीपीएससी के लिए इम्तियाज अहमद बहुत बढ़िया है, हम 10 गुना बताएंगे, हमको भी आता है नाम बहुत सारा बोलने, भाई मैं बोल दूंगा सतीश चंद्रा, हरिश्चंद्र वर्मा, बहुत सारे दोस्तों, बेवकूफ नहीं बनाना है। सिर्फ झांसी माली, इम्तियाज अहमद और मॉडर्न के लिए विभिन्न तरह बेस्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरी भी बुक आती है, ऐसे दीनानाथ वर्मा सर की बहुत पॉपुलर है, आप जिसका पढ़ सके। अखिल जी की भी अच्छी किताब है। फोन कोई पिक नहीं करते इसलिए माफी चाहेंगे भाई, वो थोड़ा स्टाफ अभी कम है कोरोना के दौर में, और काम बहुत ज्यादा सीएमई को मिल गया, आप लोगों का शुभकामनाएं है। हिस्ट्री ऑप्शनल अच्छा है कि नहीं? हर ऑप्शनल अच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप अच्छा कैसा पढ़ते हैं। टॉप 2 विषय में ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमेशा रहेगा, लिखित ले लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी ये सब ठीक है। चलिए दोस्तों टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उसका आईडी है CME-IAS पटना, वहां पे हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पे तो सबको नहीं जोड़ सकते हैं, बहुत सारा व्हाट्सएप 20 ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम CME-IAS पटना पे जुड़ सकते हैं और उस पर कुछ डालते रहते हैं। दोस्तों आप सबका आभार, आप सब ने हमें समय दिया, आप सबको शुभकामनाएं। बस मैं यही कहूंगा कि समय मत बर्बाद करिए दोस्तों, मेंस की तैयारी में लग जाइए। पीटी नहीं भी निकलने वाला तब भी मेंस पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ाई आपको 67 में काम कर देगा। और अब तो दोस्तों फॉर्म का भी डेट आ गया है कि ससुर इसी साल आ रहा है, तो उत्साह में रहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 नंबर कम वाले भी पास कर जाते हैं, जहां आपको बीपीएससी का आंसर सीट आएगा। और आपको खूब शुभकामनाएं, आप सबने हमें सुना, आपकी पूरी टीम को, मिशन बीपीएससी को और सारे आपके संचालक मंडल को भी आभार, और इंटरनेट को भी आभार कि आज एक ही बार कटा,
तो आभार, धन्यवाद दोस्तों। और कुछ शायद आपको मिले। मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, और इसको फॉलो करें, ज़रूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद और शुभकामनाएं भी।